brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। चुनाव में ये 15 सेकंड वाला मसला कहां से आ गया? कौन किसे और कौन सा 15 सेकंड वाला चैलेंज दे रहा है? बड़ी खबर पर चलने से पहले रोज की तरह सुनिए दिन के 2 चर्चित चुनावी बयान। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? अब दिन की बड़ी खबर पर चलते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान समर्थक आतंकवादी जो विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचता रहा है। जून 2023 में कथित तौर पर अमेरिका में उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया था कि इस साजिश के पीछे भारत के एजेंट और भारत की एजेंसी का हाथ था। भारत ने तो लगातार इस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बताकर नकारा ही है, लेकिन अब इसी मामले पर रूस का भी बड़ा बयान आया है। रूस ने अमेरिका पर ही आरोप लगाया है कि वो इस तरह के आरोप अधपके सबूतों के आधार पर लगा रहा है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने क्या क्या कहा, 3 सबसे खास बातें उसकी जान लीजिए। पहली बात, अमेरिका अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया है जिससे यह साबित हो सके कि भारत पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल था। ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाकर अमेरिका एक संप्रभु देश के तौर पर भारत का अपमान कर रहा है। दूसरी बात, अमेरिका भारत के लोकसभा चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। ये भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है। तीसरी बात, अमेरिका भारत पर धार्मिक आज़ादी के उल्लंघन का जो आरोप लगाता है वो भी भारत को लेकर अमेरिका की कमज़ोर समझ को दिखाता है। अमेरिका कई और देशों के खिलाफ भी धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के बेबुनियाद आरोप लगाता रहा है, ये रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा। रूस की तरफ से उठाए इन तीनों बिंदुओं पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात पन्नू की। जून 2023 में अमेरिका में उसकी हत्या की कथित साजिश के बाद अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके मुताबिक निखिल गुप्ता नाम के भारतीय एजेंट ने जिस शख्स को सुपारी दी वो FBI का एजेंट था। निखिल गुप्ता को बाद में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार कर लिया गया, वो फिलहाल जेल में है। अमेरिका निखिल गुप्ता को अपने यहाँ लाने की कोशिश में जुटा है। उसी आरोप पत्र में जस्टिस डिपार्टमेंट ने R&AW के ऑफिसर का जिक्र भी किया, हालांकि उनके नाम के बदले CC1 का इस्तेमाल किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने 29 अप्रैल को छपी एक रिपोर्ट में CC1 का नाम विक्रम यादव बताया। रिपोर्ट कहती है कि भारत और अमेरिका समेत कई देशों के अधिकारियों से बातचीत के बाद इसकी पुष्टि की गई है। इन्हीं आधारों पर अमेरिका बार बार भारत पर पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाता रहा है। भारत ने रिपोर्ट को और इस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बताकर बार बार खारिज किया है। अब आइए दूसरे बिंदु पर। जब भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 3 चरण के मतदान हो चुके हैं और 4 चरण के मतदान अभी बाकी हैं। ऐसे में रूस का ये कहना कि अमेरिका भारत में चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, ये गंभीर बात है। अमेरिका और रूस के बीच चुनाव प्रभावित करने की कोशिशों के आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है, एक हिस्ट्री है इसकी। इससे पहले अमेरिका भी रूस पर निष्पक्ष चुनाव न कराने का आरोप लगा चुका है। दरअसल रूस में 15-17 मार्च के बीच आम चुनाव हुए थे। इसमें पुतिन 88% वोटों के साथ 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। इस पर अमेरिका ने आरोप लगाया था कि पुतिन देश में किसी भी विरोधी नेता को टिकने नहीं देते और इसलिए रूस में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब रूस पर भी अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगे थे, लेकिन इन आरोपों के केंद्र में पहली बार भारत के चुनाव आए हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी चुनाव व्यवस्था बाहरी प्रभावों से अभेद्य है। आरोप अमेरिका पर है, इसका जवाब वही दें जो अब तक नहीं आया है।
हाँ, ये बात ज़रूर है कि चूंकि बातों में भारत का नाम आया है तो उसका एक सिरा हमसे जुड़ता ज़रूर है। एक मित्र देश की तरफ से ऐसा बयान आना क्या भारत के लिए भी असहज करने वाली स्थिति है? हमने पूछा जानकारों से। मुझे लगता है कि इस रूस का स्टेटमेंट वो रूस के पर्सपेक्टिव से तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका जो इलेक्टोरल प्रोसेस है भारत का उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को पता है कि भारत की जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है वो काफी सुदृढ़ है, वो काफी सफल रहा है काफी वर्षों से, और उसके स्टेटमेंट से यहाँ की जनता पे या इलेक्टोरल प्रोसेस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। और मेरे हिसाब से अमेरिका का यह मकसद भी नहीं है। मैं यह बता दूं कि संप्रभुता के इशू पे, सॉवरेनिटी के इशू पे भारत और रूस में एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि भारत और रूस दोनों जानते हैं और यह चाहते भी हैं कि कोई भी तीसरा देश इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। और जहां तक डेमोक्रेसी, रेजिम चेंज और संप्रभुता की बात होती है तो वहां पे भारत रूस से काफी करीब भी दिखता है। जो एकदम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात करें तो रूस पहले भी यह कह चुका है कि अमेरिका भारत और रूस में एक तरह से दरार लाने की कोशिश करते रहता है। तो इस ढंग के स्टेटमेंट रूस से आते रहे, लेकिन मेरे हिसाब से यह मानना, भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह मानना कि अमेरिका इस ढंग की कोशिश कर रहा है, अनस्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज की कोशिश कर रहा है, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा अमेरिका जानता है कि वह उसका मकसद यह नहीं है और अमेरिका इसमें सक्षम भी नहीं हो सकता है। इस पूरे मसले पर भारत सरकार का बयान भी आ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत चुनाव में किसी का भी दखल कभी नहीं होने देगा। कि जो हम लोग कहना था, अमेरिकी जो रिपोर्ट्स आई उन पर जो हमको टिप्पणी करना था हमने कहा, और आप देखेंगे उसमें हमने ये बात कही है कि किसी प्रकार की कोई इन्फ्लुएंस बाहर से करना चाहे या इंटरफेयर करना चाहे बिल्कुल सरासर गलत है और कभी हम सक्षम नहीं होगा हमारे देश में। अब रूस के उठाए तीसरे बिंदु पर बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक सालाना रिपोर्ट जारी करता है। रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स उसको कहते हैं, यानी धार्मिक स्वतंत्रता इंडेक्स। 2024 में इस रिपोर्ट में भारत को 61वें पायदान पर रखा गया है। साथ ही अगर पिछले 2 साल की ही बात करें, यानी 2023 और 2024 की, तो दोनों बार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर इस रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में कई राज्य हैं जहां लोगों को पर्याप्त धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। इस रिपोर्ट को तैयार करने का काम अमेरिकी सरकार के ही पास है। भारत ने इस रिपोर्ट को आधारहीन बताकर खारिज किया था। साथ ही भारत में सत्ता पक्ष के नेता इस तरह की विदेशी रैंकिंग्स पर यह भी कहते रहे हैं कि विदेशी एजेंसियां बाहर बैठकर भारत की स्थिति का आकलन नहीं लगा सकती। अब रूस ने भी इसी का संदर्भ लेते हुए कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट्स जारी करने से पहले अमेरिका को भारत के सामाजिक ताने बाने को समझना चाहिए। आपने रूस के उठाए पॉइंट्स और उनकी व्याख्या सुनी। अब सवाल उठता है कि रूस और अमेरिका के इन आरोप प्रत्यारोप के बीच भारत की विदेश नीति पर इसका असर क्या पड़ेगा। हम गुटनिरपेक्ष देश रहे हैं शुरू से, लेकिन उदारीकरण से पहले एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत रूस के करीब ज़्यादा रहा, फिर ये करीबी अमेरिका से धीरे धीरे बढ़ने लगी। हाल में दुनिया में जिस तरह से एक से अधिक जंग छिड़ी, भारत ने उस दौरान एक बार फिर अपनी तटस्थता और हितों की रक्षा दोनों एक साथ सुनिश्चित की। लेकिन अब आगे क्या राह दिख रही है, हमने जानकारों से पूछा। भारत की विदेश नीति पर इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। और जो पीछे 10 साल का अगर भारत रूस और भारत अमेरिका के संबंध को देखें तो हमने दोनों से बराबरी दूरी बनाई हुई है, या यूं कहें दोनों के से बराबरी तौर पर हम नजदीक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस बयान दे भारत के समक्ष संदर्भ में तो अमेरिका उससे आहत हो, या अमेरिका कोई बयान दे भारत के संबंध में तो रूस उससे आहत है। ये दोनों इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है जो हमेशा हम परस्यू करते आए हैं। हमने ये भी पूछा कि भारत की विदेश नीति के संबंध में कुछ जानकारों का एक विचार रहता है कि अब समय आ गया है कि भारत को अमेरिका से आगे बढ़कर के सोचना चाहिए। अगर इस विचार पर मंथन करें तो किन देशों से भारत को अपनी नीतियों और हितों को ध्यान में रखते हुए संबंध और प्रगाढ़ करने की जरूरत है, या वो कैसा कर सकता है? भारत अपने संबंधों को अपने राष्ट्रीय हित में देखता है, और वो दुनिया के हर राष्ट्र अपने संबंधों को दूसरे राष्ट्र के साथ अपने राष्ट्रीय हित में देखते हैं। मसलन अभी जो तेल आपूर्ति की ही जो प्रश्न था, भारत ने वेस्टर्न सैंक्शंस के खिलाफ जाकर भी रूस से तेल खरीदा है, और ये भारत की जो ऑटोनोमस या यूं कहें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसका ही नतीजा है
कि हमने उनके विरोध के बाद भी उनसे तेल खरीदा और इसका हमें फायदा भी हुआ है। हमें कई मामलों में मुद्रास्फीति कंट्रोल करने में इसमें फायदा हुआ है। तो भारत हमेशा अपने हितों को आगे रखकर दूसरे देशों के साथ या दूसरे राष्ट्रों के साथ भी संबंध रखता है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रख के अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है और भारत अपनी विदेश नीति में अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, वो भारत के राष्ट्रीय हित को अगर सपोर्ट करते हैं या उनके साथ खड़े दिखते हैं तभी हम उनका सहयोग करते हैं या उनके साथ संबंध रखते हैं। देश में चुनाव चल रहे हैं और इस बीच ये बयान आया है। आने वाले दिनों में चुनावी सभाओं में इसका जिक्र होता दिखे तो अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। बड़ी खबर यहीं तक। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट चर्चा में है और ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी कम हुई है, मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ये रिपोर्ट आने के बाद इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को धर्मशाला बना दिया था। ये भी कहा कि विपक्ष भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, ऐसे आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि भाजपा इस तरह के मुद्दे उठाती है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने। ये है, किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो क्योंकि आप भी जो उनका वो कहते हैं आप वही करते हो। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं आहत हूं और हर राष्ट्रवादी आहत होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही चिंता व्यक्त कर चुका है। जमीन छोटी होती चली जा रही है और जनसंख्या सुरसा की तरह वजन बढ़ाती चली जा रही है। और दुर्भाग्य की बात तो है 8% हिंदू घट गया और 40% मुस्लिम बढ़ गया हिंदुस्तान में। और पाकिस्तान में विभाजन के समय 23.5% हिंदू था जो 2.5% रह गया। इतनी बड़ी संख्या वहां घट गई, निकाल दिया गया, मार दिया गया, इस्लाम स्वीकार करवा दिया, क्या किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पाकिस्तान की चिंता नहीं करता, हिंदू की चिंता अवश्य करूंगा। इस देश की ये अपरिहार्य आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है कि तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये देश के हित में है, बहुत आवश्यक है। यहाँ पर कितनी आबादी किसकी कितनी बढ़ी घटी जो कहने वाले हैं उनके आंकड़े में समझ नहीं पा रहा। ये जो आजकल गूगल देवता हैं, गूगल देवता में जाइए, गूगल देवता में देखिए तो गूगल देवता जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं उसकी भी जानकारी दे रहा है और ये अन्य जानकारियाँ भी दे रहा है। तो लोगों को भ्रम में मत डालिए। आपको 2021 में सेंसस करा देना चाहिए था, लेकिन वो आपने न करके प्रधानमंत्री का जो फोरम है उसको आप कर रहे हैं। फिर संविधान से छेड़छाड़। संविधान क्या कहता है कि हर 10 साल में देश में सेंसस होगा ताकि उसकी आबादी से जानकारी मिल सके कि कितनी आबादी किन क्षेत्रों में रह रही है, न केवल राज्यों में, न केवल गांवों में, बल्कि शहरों में और गांवों में भी इत्यादि इत्यादि, कहाँ कितने लोग रह रहे हैं, ताकि देश में फिर चुनाव की व्यवस्था उस हिसाब से कराई जाए, सीटों की व्यवस्था उस हिसाब से कराई जाए और
जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं उसका खर्चा उस हिसाब से कराया जाए, लेकिन मोदी जी ने वो तो नहीं किया। इतने सारे और इतने शार्प रिएक्शंस आ रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि रिपोर्ट में असल में कहा क्या गया है। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EACPM एक स्वतंत्र, संविधान से इतर और अस्थायी परिषद है जो भारत सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री को आर्थिक मसलों पर सलाह मशविरा देती है। इसकी तैयार की गई स्टडी या रिपोर्ट की 3 सबसे खास बातें जो नई रिपोर्ट है उसकी जान लेते हैं। 1950 से 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 7.8% कम हुई है। जैन और पारसियों की हिस्सेदारी भी कम हुई है। वहीं मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध और सिखों की हिस्सेदारी बढ़ी है। 1950 में देश की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी, जो 2015 में घटकर 78% हो गई। दूसरी ओर इन 65 वर्षों में मुस्लिम आबादी की देश की कुल आबादी में हिस्सेदारी 9.8% से बढ़कर 14.09% हो गई। ईसाई आबादी का हिस्सा 2.24% से बढ़कर 2.36% और सिख आबादी की हिस्सेदारी 1.24% से बढ़कर के 1.85% हो गई। यहाँ ये भी बता देना ज़रूरी है कि आबादी का बढ़ना और आबादी में हिस्सेदारी का बढ़ना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इस रिपोर्ट से इतर ये गणना और इन दोनों का टर्म का अंतर जो है वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि किसी समुदाय की आबादी 8 है और देश की कुल आबादी 20 है, तो समुदाय की आबादी में हिस्सेदारी 40% हुई। अब अगर देश की आबादी 22 और समुदाय की 11 हो जाए तो उसकी आबादी में हिस्सेदारी 50% बैठेगी। आबादी बढ़ी 3 की और हिस्सेदारी बढ़ी 10% की। अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों टर्म अलग अलग कैसे हैं। अब अगली सुर्खी की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जिन 3 महिलाओं ने सबसे पहले TMC नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उनमें से 2 ने शिकायत वापस ले ली है। इन महिलाओं ने अब एक नया आरोप लगाया है। कहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के कहने पर एक सफ़ेद ब्लैंक कागज़ पर दस्तखत किए थे। उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि जिस कागज़ पर उनके दस्तखत लिए जा रहे हैं उस पर क्या लिखा जाएगा। महिलाओं का आरोप है कि उनके इसी दस्तखत के आधार पर यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कर दी गई थी। TMC नेताओं के खिलाफ शिकायत वापस लेने के बाद महिलाओं का दावा है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिसको लेकर अब उन्होंने एक नई शिकायत दर्ज कराई है। ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री शशि पंजा ने कहा है कि इन सब बातों से पश्चिम बंगाल की महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचा है। उनको ये भी नहीं पता कि जो उनसे लिखवा रहे हैं कि वो लोग बीजेपी के संग कांटेक्ट है। बाद में उनको सब मालूम पड़ रहा है कि ये लोग बीजेपी के जो लीडर हैं उनके साथ उनका संपर्क है, उसमें महिला पुरुष दोनों ही हैं। और उनसे जो लिखवाया या सही किया गया है उसमें ये भी लिखा था कि उनके ऊपर बलात्कार हुआ। ये भयानक बात है। अब ये वीडियो निकली, उसके बाद महिलाएं जो है वो बोल रही हम लोग से झूठ लिखवाया गया है, इसलिए वो थाने जाने लगे संदेशखाली में और पुलिस को जाके बोल रहे हैं कि हमारी जो कंप्लेंट थी कि मेरे ऊपर बलात्कार हुई है उसको हम विथड्रॉ करना चाहते हैं, उसको हम वापस लेना चाहते हैं क्योंकि ये सच नहीं है। अब ये सच नहीं है, ये कंप्लेंट लेने जब जा रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, महिला एवं पुरुष, उन लोग को जो है उनकी जान ले लेंगे, उनको खून कर देंगे, उनके परिवार का नुकसान होगा वगैरह वगैरह करके उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 20 लाख रुपया दो तब देखेंगे। एक बात है जो हुई नहीं है उसका व्यवहार करना राजनीतिक फायदा के लिए, एक तो ये अपराध, दूसरी जो है अब उनको सरासर गाली देना, महिलाओं को गाली देना, वो वीडियो भी है जो हम सबको दिखा रहे थे आज प्रेस में। ये सब बातें जो है और भी बंगाल की महिलाओं को अपमान किया जा रहा है, बंगाल को तो मेलाइन कर ही रहे हैं। इन आरोपों पर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कोई बयान नहीं आया है। इससे पहले 4 मई को एक न्यूज़ चैनल के हवाले से कथित स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो सामने आया। इसमें बीजेपी के 2 नेता गंगाधर कोयल और शांति दुलोई के अलावा संदेशखाली की एक विक्टिम के भी होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में दोनों नेता दावा करते दिखे कि संदेशखाली में महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे। वीडियो में दावा है कि इसमें नजर आ रही विक्टिम भी यौन उत्पीड़न के आरोपों को गलत बता रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया। कहा कि ये संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को क्लीन चिट दिलाने के लिए जारी किया गया है। देखिए, संदेश खाली की जो वीडियो की बात आप कर रहे हैं उसमें वो वीडियो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ऑलरेडी हमारे जो व्यक्ति को वहाँ पे दिखाया गया वो बोल चुके हैं कि इट्स ए डॉक्टर्ड वीडियो और इसमें ये AI शायद यूज़ किया गया होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, आप एक वीडियो दिखा रहे हैं
दूसरी तरफ लगभग 600 से 700 महिलाएं और पुरुष मिलाकर जो एफिडेविट कर चुके हैं, सीबीआई के सामने जाके बोल चुके हैं कि ये जो हमारे साथ क्या जाती हुई है, तो आप किस पे बिलीव करेंगे? एक महिला अपने ऊपर आप बीती, अपना कैरेक्टर किस लिए धूमिल करना चाहेगी? जो सीबीआई के सामने जाके वो एफिडेविट करे, उनको तो बाद में कोर्ट के सामने भी आना पड़ेगा। और ऐसे संदेशखाली की भूत से छुटकारा पाने के लिए तृणमूल कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ ए पूरा पॉलिटिकल स्टंटबाजी है तृणमूल कांग्रेस की, और इस पॉलिटिकल स्टंटबाजी से तृणमूल कांग्रेस बचेगी नहीं। संदेशखाली की भूत तृणमूल कांग्रेस को ले डूबेगी। और अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 10 मई को फैसला सुनाएगा। इससे एक दिन पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। कहा कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। ईडी ने यह भी कहा कि प्रचार करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है कि इसके बिना पर किसी को जमानत दे दी जाए। ईडी 10 मई को इस केस में अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। खबर है कि इसमें पहली बार केजरीवाल का नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया जा सकता है। गुजरात की दाहोद लोकसभा सीट के जिस पोलिंग बूथ से तीसरे चरण के मतदान के दिन ईवीएम से छेड़छाड़ की वीडियो सामने आई थी, वहां अब दोबारा मतदान होंगे। नई घोषित तारीख के मुताबिक यहां मतदान होंगे 11 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच। पूरा मामला संक्षेप में आपको बता देते हैं। गुजरात से एक वीडियो सामने आया था। वीडियो 7 मई को हुए मतदान के दिन का बताया गया। वीडियो में एक युवक बूथ के अंदर ईवीएम से छेड़छाड़ करते हुए दिख रहा था। युवक का नाम विजय भाभोर, जिसे एक भाजपा नेता का बेटा बताया जा रहा है। मामला महिसागर जिले की दाहोद लोकसभा सीट का है, जहां विजय भाभोर ने बूथ में ईवीएम से छेड़छाड़ करते हुए सोशल मीडिया पर लाइव किया। ये वीडियो सामने आई। इसी मामले में अब चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया है। और अब आज के चुनावी किस्से में बात काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ की। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 350 से ज्यादा चुनाव लड़े। पार्षदी से लेकर सांसदी तक के चुनाव लड़े। हर बार वो हारे, लेकिन हार कर फिर अगले चुनाव में लड़े। चुनाव में खड़े होने के बाद वो वोटर्स के पास जाकर कहते भी थे कि मेहरबानी करके मुझे अपना वोट दे करके अपना वोट खराब ना करें। चुनाव लड़ना उनका एक शगल था, हार जीत से परे। 1998 में धरती पकड़ का निधन हो गया। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।